तो गाइस गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त सभी को लिए। और फटाफट एक बार ज्वाइन हो सही है। आज का लेक्चर आपको पता ही है, क्लास से 10th का एक आप समझ सकते हो साइंस विज्ञान। विज्ञान में 3 बुक पढ़ना है। फिजिक्स जिसको भौतिकी कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जिसका हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसको बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत। हमको जो भी ऊर्जा मिलता है इसका स्रोत क्या है, इसी के बारे में जानकारी लेंगे हम। तो ऊर्जा, आपके अंदर ऊर्जा लेवल बढ़ाने के लिए मैं डेली के डेली में एक एक क्यूज शायरी लेके आता हूँ, जाके आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। मोटिवेशनल शायरी जिसको कहते हैं। तो आज के लिए आपका है क्या, देखो। हजारों उलझन राहों में और हजारों उलझन राहों में कोशिश बेहिसाब। हजारों हजारों उलझन राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी, चलते रहिए जनाब। इसी का नाम जिंदगी, चलते रहिए जनाब। बात सही है। आपको राहों में हजारों उलझन मिलेंगे, ठीक है ना, और बेहिसाब मिलेंगे जिसका कोई हर हिसाब नहीं है। बस इसी का नाम जिंदगी है और चलते रहिए जनाब। उस राह में जो भी आपका मुसीबत आ रहा है उसको काट के चलते रहिए। उसी प्रकार से अभी दौर से आप गुजर रहे हैं कि आपको मुश्किल के सामना करना पड़ रहा है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस से कैसे कवर होगा। कवर होगा मेरे दोस्त, एक एक करके होता है। अब एक एक आपने कहावत सुना होगा, अकेला चाना भार नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे अकेला ही तोड़ना है। उस मुहावरे को हम लोग को तोड़ना है, उल्टा करना है। अकेला चाना बाहर नहीं तोड़ सकते, यानी कि अकेला कोई काम करना मुश्किल है। अगर आप झुंड में करो तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे झुंड नहीं, आपको अकेला ही करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको सहारा बनेंगे, ठीक है ना, और तिनके का सहारा हम बनेंगे। और आप उसके लिए यार तैयार रहे। तो इसका हम लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेके आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 का ऊर्जा के स्रोत का। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे प्रश्न उठता क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या है। ऊर्जा के स्रोत क्या है बताइए। देखिए ऊर्जा का स्रोत वैसे, देखिए ऊर्जा यानी कि सीधा कह सकते हैं वैसे वस्तु जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऐसे वस्तु जैसे ऊर्जा हमको प्राप्त हो, ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है। देखो ठंडा के मौसम में आपको एनर्जी लेवल घट जाता है, एनर्जी लेवल आपको फुर्तीली घट जाता है। तो क्या चाहिए, आग। आग यानी कि गर्मी चाहिए। गर्मी कहाँ से प्राप्त होगा, या तो कोयला से, पेट्रोल से, सूर्य से। यानी कि आपको ये ऊर्जा लेवल है। पानी नहीं पीते हैं तो पानी क्या हो जाता है, पानी की वजह से आपकी मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा लेवल घट जाती है, आपकी सहन शक्ति घट जाती है। तो क्या चाहिए, पानी। तो पानी क्या होगा, ऊर्जा। अब यहाँ तक भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपका ऊर्जा लेवल घट जाता है। पहाड़ पर चल जाइए, पहाड़ पे चल जाइए। पहाड़ पे से हमको याद आया, बीबी गई भाड़ में हम चले पहाड़ में, ठीक है। बीबी गई भाड़ में हम चले पहाड़ में। चलो, तो क्या है, हवा। जब हमें ऑक्सीजन लेवल घट जाता है ना, तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो क्या होता है, वहां पे एनर्जी लेवल आपका घट जाएगा। तो वहां पे एनर्जी का काम कौन करेगा, ऊर्जा का काम कौन करेगा, हवा, ऑक्सीजन, ठीक है। लकड़ी, लकड़ी क्या है, लकड़ी से हमको एनर्जी मिलता है। उससे आग जलाएंगे तो आग से हमको एनर्जी मिलता है कि नहीं। ठंडा के दिन में ठिठुआएंगे कर रही होते हैं, कढ़ाई आते हैं, तो लकड़ी जला देते हैं, हमको एनर्जी मिल जाता है। यानी कि सीधा वैसी वस्तु जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि कोयला, सूर्य, हवा, लकड़ी, पानी, ये सब क्या है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। फिगर के तौर पे कोयला आपको दिख रहा है बगल में, ऐसे लकड़ी भी लगा सकते हैं, हवा भी लगा सकते हैं, सूर्य को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे दोस्त। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ईंधन क्या है, ईंधन। ईंधन की बात करें, ईंधन क्या है, तो देखो ईंधन क्या है मेरे दोस्त, वैसा पदार्थ, नहीं कि वैसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन पर उष्मा देता है। नहीं कि वैसे पदार्थ जो जलाने पर उष्मा देता है। अब यहाँ पे पानी नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो सकता, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। क्योंकि जब अगर कोई चीज, जिससे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब क्या है, हम जलाने पर उष्मा देता है, हाँ या ना। जैसे में आप क्या लिख सकते हो, जैसे में आप कोयला लिख सकते हो, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है, ये सभी के सभी क्या है, हमारे पास ईंधन का स्रोत है। ईंधन क्या है, तो ईंधन वैसे पदार्थ है जो जलने पर उष्मा देता है। विदाउट जला, अगर नहीं जलाएंगे तो उष्मा नहीं देगा, ठीक है ना। तो हमको ऐसे में कोयला है, पेट्रोल है, सीएनजी है, चाहे आप बता सकते हो
हमारा मिट्टी तेल है, ये सब क्या है जलने पर हमको लकड़ी है, लकड़ी क्या है हमारा ईंधन का स्रोत है, उसको जलाएंगे तो ऊष्मा देगा। तो वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देती है हमको ईंधन कहलाती है, बहुत फ्यूल ईंधन कहलाता है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए जो आप देख सकते हैं कोयला जलता हुआ ये ऊष्मा देगा, आप जाइएगा तो पूरा का हाथ तपा देगा। अभी गर्मी के इतना मौसम इतना हार्ड गर्मी है, इसको जाइएगा तो चिल्लाने चिल्लाते भागिएगा, भाग यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। देखिए जीवाश्म ईंधन की बात करें, कोयला पेट्रोल ऐसे आप बना नहीं सकते हो। जीवाश्म ईंधन वैसा होता है जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले किसी कारणवश जब धरती का जीव जंतु और ज्यादातर देखिए जीव जंतु सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है। समुद्र में बहुत बहुत ज्यादा जीव जंतु रहता है। तो वहां पे क्या होता है, कभी हजारों वर्ष पहले लाखों वर्ष पहले लकड़ी जंगल जहां पे रहता है तो क्या होता है अंदर चला जाता है, आई मीन प्रलय हो जाता है या विनाश हो जाता है। इसके कारण क्या होता है अंदर जाकर ना वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद इतना सड़ जाता है ना कि वह ईंधन के रूप में बदल जाता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है समझिएगा, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह पे गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा जीवाश्म ईंधन क्या होता है का निर्माण होता है। मैंने जो बात बताया वही है कि करोड़ों वर्ष पहले या करोड़ों वर्ष, ठीक है ना, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सतह के अंदर दबे पेड़ पौधे जीव जंतु, अब आदमी भी हो सकता है जीव जंतु भी हो सकता है, तो क्या कहता है पशुओं और जीव जंतु द्वारा जीवाश्म ईंधन का क्या होता है निर्माण होता है। जब अभी पृथ्वी पर पूरा जीव है, ठीक है, पूरा एकदम जीव है, अब हो सके प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए क्या हो जाएगा हम लोग उलट जाएंगे, पृथ्वी के नीचे चल जाएंगे। तो हम लोग क्या होगा और हजारों वर्ष पहले हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष बाद फिर यहाँ पे धरती पर कोई कोई आदमी जन्म लेगा ना, जब फिर आदमी आएगा तो उसके लिए हम लोग जीवाश्म के रूप में निकलेंगे। हम लोग पेट्रोल के डीजल के कोयला के रूप में हम लोग बदल चुके होंगे अंदर जाकर, क्योंकि करोड़ों वर्ष जब दबाएंगे ना तो जीवाश्म के रूप में बदल जाता है। तो ये सिंपल है, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सतह के गहरे गहरे दबे हुए पौधे पशुओं के अवशेष जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, यह हमारा क्या है जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जो आप देख सकते हो कोयला पेट्रोल निकलता है तो वो जीवाश्म है हमारा, और यह बेसिकली अनवीकरणीय संसाधन है जिसके बेसिकली आप एक बार उपयोग कर लोगे डबल आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि यह करोड़ों वर्ष में बनता है। तो आप अभी करोड़ों वर्ष में आप बना नहीं सकते हो ना पेट्रोल डीजल कुछ भी चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, जीवाश्म ईंधन जलने पर उपयुक्त प्रदूषण एवं हानियां बताइए। देखिए जीवाश्म ईंधन जलता है तो बहुत प्रकार के हानि होता है, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन जलेगा तो प्रदूषण देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आप पेट्रोल हो चाहे कोयला हो चाहे डीजल हो सीएनजी हो कोई भी जलेगा तो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली जलने के बाद वो क्या देता है प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि CO2 गैस छोड़ता है, और CO2 कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ता है। और CO2 छोड़ने की वजह से क्या होता है वह सिंपल वे में देता क्या है वह बहुत हानिकारक होता है। यहां तक उससे बहुत प्रकार की बीमारियां फैलती है। चलो एक एक करके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके आपको समझाते समझने का प्रयास कीजिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड से क्या होता है वायुमंडल प्रदूषित तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, कार्बन नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड क्या होता है, उससे इतना जितना जब गैस निकल रहा है इससे क्या होगा वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ठीक है ना, जो कि मृदा एवं जल संरक्षण को प्रभावित करता है। मृदा मतलब मिट्टी, क्योंकि अम्ल वर्षा होगा तो मिट्टी को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी को तीखा बना देगा, अम्लीय बना देगा, जिससे फसल आप उगा नहीं पाओगे। ठीक है, और साथ में बात करें यहाँ पे जल, देखो जल संरक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर अम्ल वर्षा होगा तो जहां पे नदी का जल तालाब का जल सब क्या होगा अम्लीय हो जाएगा, जिससे उसका जो भी उस जल में तालाब में समुद्र में जीव जंतु रह रहे हैं वो क्या हो जाएगा मर जाएंगे, क्योंकि पानी अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना, यह हमारा सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा। दूसरा का प्रभाव क्या हो सकता है जीवाश्म जलने से, ठीक है ना। देखिए उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे क्या होगा, जिससे धरती पर
और ये अत्यधिक गर्म हो जाएगा। देखिए धरती पर अत्यधिक गर्म हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे अत्यधिक होना चाहिए, पर अत्यधिक, यानी कि धरती पर अत्यधिक गर्मी होगा, क्योंकि देखिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे भीड़ ज्यादा होता है तो वहां पे देखिएगा गर्मी ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जहां पे हजारों का भीड़ होगा तो कितना, एक बार में हजारों आदमी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से वहां पे गर्मी बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है और भारी गैस होता है। अब देखिएगा गुब्बारा में, हम लोग जब गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके अंदर, इसके वजह से वो नीचे रहता है, उड़ता कभी नहीं है। हम लोग जो फूक के गुब्बारा फुलाते हैं, कभी उड़ते हुए देखे उस गुब्बारे को? नहीं, वो नीचे भागेगा, ऊपर उड़ेगा फिर नीचे की तरफ भागेगा। लेकिन अक्सर अगर उसके अंदर नाइट्रोजन भर दिया जाए, ऑक्सीजन भर दिया जाए, चाहे हीलियम भर दिया जाए, देखिएगा ऊपर कभी कभी मेला में देखिए होइएगा, कोई कोई यहाँ पे रख लेता है सिलेंडर, उसमें गैस भरता है तो गुब्बारा नीचे नहीं आता, ऊपर भागता है, क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जो उत्पादन होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलेगा तो क्या होगा, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करेगा, साथ में धरती पर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारे पास है क्या, अगला क्वेश्चन है तापीय विद्युत संयंत्र क्या है। देखिए तापीय विद्युत संयंत्र भी बहुत प्रकार का, इससे बिजली उत्पन्न होती है। तापीय विद्युत संयंत्र, चाहे जल विद्युत संयंत्र हो, तापीय विद्युत संयंत्र हो, वायु विद्युत संयंत्र हो, ऐसे संयंत्र बहुत प्रकार के हैं। तापीय विद्युत संयंत्र में कुछ क्या किया जाता है, इसमें तापीय विद्युत संयंत्र ऊष्मा उत्पन्न करके ईंधन पैदा की जाती है। ठीक है ना, जैसे कि बिजली पैदा करना हो। और आपको जल विद्युत संयंत्र भी आपको बताएंगे, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े डैम बनाकर उसमें जल को प्रभावित की जाती है। ठीक है, जल को प्रभावित की जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र की बात करें तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या है, तो तापीय विद्युत संयंत्र को ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है, और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है, ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखो ये मेरे दोस्त, ये क्या है, बड़े बड़े यहाँ पे डैम लगा हुआ है, बड़े बड़े कारखाने बने हुए जिसमें ऊष्मा जलाया जा रहा है, और इसको ऊष्मा को विद्युत में कन्वर्ट की जा रही है, जिससे अधिकतम हमारा, जिसमें कोयला का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा अधिकतम बिजली बनता है। वही कहा गया है, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को क्या करते हैं हम लोग, जलाया जाता है, और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र को कोयला तथा तेल क्षेत्र के निकट स्थापित की जाती है। देखिए कोयला एवं तेल क्षेत्र के निकट क्यों स्थापित की जाती है, तो इसका रीजन मेन क्या है मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें चाहिए, कोयला चाहिए और तेल चाहिए, क्योंकि ईंधन के रूप में कोयला या तेल का उपयोग करेंगे। और कोयला और तेल अगर दूर रहेगा, जहां कारखाना कोयला एवं तेल का है, उससे अगर हजारों मीटर किलोमीटर दूर अगर स्थापित कर दिया जाए तापीय विद्युत संयंत्र को, तो वहां से कोयला एवं क्या करना, कोयला अगर पेट्रोल लाना पड़े, तो कोयला एवं पेट्रोल अगर लाएंगे वहां से ना, तो कोयला पेट्रोल लाएंगे तो वहां पे जितना भाड़ा खर्चा होगा, जितना बिजली उत्पन्न नहीं होगा, जितना भाड़ा लग जाएगा लाने में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसी वजह से कोयला एवं पेट्रोल जहां पे खदान होता है, उसी के अगल बगल में आपको तापीय विद्युत संयंत्र लगाया जाता है, ताकि क्या होगा मेरे दोस्त, वहां से विद्युत, जो कोयला हो चाहे पेट्रोल हो, आसानी से तनिके दूर में आ जाए और भाड़ा खर्चा बच जाए। ठीक है, तो ही कहते हैं तापीय विद्युत संयंत्र को कोयला या तेल क्षेत्र के निकट स्थापित की जाती है, जिससे क्या होता है, परिवहन पर होने वाला व्यय को कम कर सके। परिवहन मतलब जाने आने में जो खर्चा लगे उसको कम कर सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचार अधिक दक्ष होता है। देखिए कोयला एवं पेट्रोल की, अगर हम पेट्रोल से कोई काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा दक्ष क्या होता है, विद्युत होता है। इसीलिए कोयला एवं पेट्रोल जलाकर हम विद्युत को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। यही हमारा तापीय विद्युत संयंत्र है, जो आपका इस प्रकार से बनाया जाता है, फिगर में देख सकते हैं। बड़े बड़े डैम रहते हैं, बड़े बड़े, इसमें क्या होते हैं, इसमें कोयला देखते धुआं निकल रहा है, बड़का बड़का धुआं निकल रहा है, ऐसे इससे प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है। क्या अनवीकरणीय संसाधन है इस प्रकार का, कह सकते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन आपसे आता क्या है मेरे दोस्त, देखिए जल विद्युत संयंत्र क्या, ये सबसे बहुत प्यारा है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, न इसमें टेंशन है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सिंपल वे, इसमें आप फिगर में देखो तो एक तरफ क्या होगा, जल को जमा लेते हैं हम लोग, जल जमा लेते हैं। ठीक है, जल को जमा लेते हैं, और इसमें डैम लगा रहता है, बड़का चुका डैम बना दी जाती है। इस डैम में छोटा सा छेद कर दी जाती है। क्या करती है, छोटा सा छेद कर दिया जाता है, और इससे जल को प्रभावित की जाती है। जल प्रभावित करेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, आर्मेचर लगा देते हैं। आर्मेचर देखिएगा, अगर हम जल यहाँ पे बड़ा बड़ा एथी कर लेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे ये देखिएगा, बड़े बड़े डैम में, बड़े बड़े समुद्र में क्या करते हैं, डैम बना लिया है। ठीक है ना,
और डैम यहाँ पे समुद्र के पानी है, बहुत सारा पानी है, ठीक है, यहाँ पे समझिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घेर के रखते हैं पनिया को, और यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ देंगे पनिया को पतला सा, और यहाँ पे एगो आर्मेचर लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, पनिया जाएगा तो ये नाचना शुरू करेगा, नाचेगा कि नहीं, बिल्कुल नाचेगा। और नाचेगा, इसको क्या लगा देंगे, इसमें मोटर जोड़ देंगे। मोटर जानते हैं, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा। देख सकते हो क्या होगा, इस डैम में क्या सिंपल है, पानी है, पानी को छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आर्मेचर लगल है, और इसको यहाँ पे घर बना हुआ है, ठीक है ना, और आर्मेचर लगल है बड़ा बड़ा, जिसको हम लोग मोटर कहते हैं। और ये नाच रहा है, पनिया आ रहा है स्पीड में और नाच रहा है, और नाचने की वजह से और क्या होगा, यहाँ से बिजली पैदा हो रहा है, और बिजली यहाँ पे तारों के माध्यम से जा रहा है, देख सकते हो, तारों के माध्यम से जा रही है। इसमें ज्यादा यह प्रदूषण युक्त नहीं होता है, ये बहुत प्यारा सा होता है, और ये हमारे भी डैम बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, जल विद्युत संयंत्र क्या है, जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, हम लोग बदल देते हैं या रूपांतरित कर देते हैं। क्योंकि जल है स्थिर होता है, और जब गिरते हुए जल को हम क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, चूंकि जल प्रपात बहुत कम है, जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा को स्रोत के रूप में हम लोग स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्र को बांधों का क्या करते हैं, बांधों का संबंधित काम करते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जल प्रपात बहुत कम है, और जल प्रपात मतलब होता है झरना, झरना और बहुत कम है, जिससे स्पीड में पानी आ सके और सालों भर पानी गिर सके। ऐसा कोई झरना नहीं है जिस सालों भर पानी गिरे और बहुत मात्रा में गिरे, जिससे बड़े बड़े आर्मेचर को नचाया जा सके, ऐसा नहीं है। तो क्या किया जाता है कि बड़े बड़े समुद्र में या बड़े बड़े डैम बनाया जाता है, जहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, मिलियनों पानी को स्टोर करके रखते हैं, और उस पानी में बहुत बड़ा बड़ा डैम बना कर रखते हैं। बहुत बड़ा डेहरी डैम आपने सुना होगा, डेहरी डैम, और उसमें तनका एक पानी का पाइप लगा दिया जाता है, और उसमें पानी आता है, और स्पीड में पानी आता है और नचाता है। तो डैम बनाकर ज्यादातर इसका उपयोग की जाती है, लिखा हुआ है, क्योंकि जल प्रपात बहुत कम है, हमारे यहाँ जल प्रपात बहुत कम है, ठीक है ना, जिसका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या यहाँ पे किया जा सके, ठीक है ना। अतः जल विद्युत या संयंत्र जो है बांधों में संबंधित होता है, बांधों के संबंधित मतलब बांध बनाकर किया जाता है, डैम बनाकर। थर्ड पॉइंट क्या है, जल विद्युत स्रोत ऊष्मा का नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक पृथ्वी रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास आता क्या है, देखिए यहाँ पे बायोगैस का लाभ बताइए। देखिए बायोगैस से लाभ क्या है, यह सस्ता होता है बायोगैस, साथ बात करिए यह क्या होता है, सुविधाजनक होता है बायोगैस, साथ में धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। देखो गैस जो हमारा होता है, आप चाहे एलपीजी चाहे सीएनजी, यह धुआं उत्पन्न नहीं करती है, जलती है लेकिन धुआं उत्पन्न नहीं करती है शायद, और कोयला से भी सस्ता होता है, लकड़ी से भी सस्ता होता है, साथ में यह सुरक्षा आप पे सुविधाजनक होता है। इसके लिए टेंशन नहीं है कि लाना है, काटना है, जलाना है, कभी मुझा जाएगा, आग लग जाएगा, होता है भाई। लकड़ी में कभी देखिएगा चूल्हा पर खाना बनाए, हम तो बनाए, हमको पता है, ठीक है, आज भी हम लोग के घर में बनता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कोई धुआं हो जाएगा, कभी कोई मुझाइए जाएगा, कभी कोई पानी पड़ जाएगा, तो जलता ही नहीं है। तो बहुत सारा टेंशन होता है, लेकिन आपको बायोगैस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सस्ता भी होता है, ये सुविधाजनक भी होता है, और साथ में यह धुआं बिना उत्पन्न किए भी ये जलता है, इसका लाभ यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पवन ऊर्जा क्या है। देखिए पवन ऊर्जा की बात करें तो बड़े बड़े हमारे बिहार में तो नहीं है पवन ऊर्जा, लेकिन राजस्थान में चल जाइए, मध्य प्रदेश में चल जाइए, इसमें आप बहुत मिलेगा। देखिए पवन ऊर्जा को चलाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की हवा, हाँ, सालों भर बहते रहना चाहिए। 15 से 20 के स्पीड जानते हैं ना, उतना के स्पीड में हवा का गति चलते रहना चाहिए हरदम। तो वो समुद्री इलाका में, पठार इलाका में, जहां पे बराबर हवा चलते रहती है, वहीं पे लगाया जाता है, सीधा समझिए। देखिए पवन चक्की चलाने के लिए पवन मतलब हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना आवश्यक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ पे डेनमार्क जो एक जगह है, जहाँ पे पवनों का देश इसलिए क्योंकि वहां पे पवन इतना स्पीड चलता है ना, और वहां पे इतना पवन चक्की लगा है, पूरा पवन चक्की से ही उसका बिजली पैदा होता है। देखिए भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पे है। भारत जो हमारे हैं, पवन ऊर्जा के जो इस प्रकार से आर्मेचर लगा होता है, जिससे कि फैन लगा होता है, पंखा, और वो पंखा चल रहा है तो उसमें बिजली पैदा होगा। आप कोई भी फैन को अगर अपने से चलाने लगिएगा ना, तो उसमें बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहता है भारत का जो पवन ऊर्जा में जो स्थान है विश्व में, वो 5वां स्थान है। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, देखिए तमिलनाडु में कन्याकुमारी में
आप कन्याकुमारी के समीप पवन ऊर्जा का फार्मा स्थापित किया गया है। क्या तमिलनाडु में कन्याकुमारी में पवन ऊर्जा का इस तरह से फार्मा स्थापित किया गया जो बहुत बड़ा-बड़ा वहाँ पे आपको पवन चक्की लगाया गया है जिससे वो बिजली पैदा होता है। ठीक है ना? जो कम से कम 38 मिलियन वोल्ट विद्युत उत्पन्न करता है। कितना? 38 मिलियन वोल्ट उत्पन्न करता है। 38 मिलियन वोल्ट को उत्पन्न करके हमारे अगल-बगल के क्षेत्रों में प्रभावित करता है। प्रवाहित करता है, प्रभावित नहीं प्रवाहित करता है। ठीक है? ये सब हमारे क्या है? पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का लाभ बताइए। तो पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि हवा कभी खत्म नहीं होने वाला। तो पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? आपको बताएंगे। वैसे ऊर्जा स्रोत मैं बता देता हूं, वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, उसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय क्या है? वैसे ऊर्जा स्रोत जो मतलब एक निश्चित समय पर जाकर खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल। इसको आप बना नहीं सकते, एक निश्चित समय पर जाकर खत्म हो जाएगा। 2050 तक देखिएगा पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उत्तम स्रोत हमारा क्या है? पवन ऊर्जा है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? पर्यावरण के अनुकूल और दक्ष होता है। पवन ऊर्जा से कोई नुकसान नहीं होता पर्यावरण को। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट क्या है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कम खर्चा लगता है। इसमें ना तो कोयला का आवश्यकता है, बस एक बार मोटर लगा दीजिए, काम हो जाएगा। एक बार पंखा खड़ा कर दीजिए, आर्मेचर खड़ा कर दीजिए, बस उसके बाद आराम से उत्पन्न करते रहिए। हाँ, लेकिन कभी-कभी कभी क्या होता है? खराब भी हो जाता है। चलिए, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? देखिए, सौर ऊर्जा सिंपल क्या है? सौर ऊर्जा का सूर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, तो सूर्य ऊर्जा का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। हम लोग आजकल क्या लगा रहे हैं? तो सोलर प्लेट लगा रहे हैं। ये सोलर प्लेट क्या करता है? ये सोलर प्लेट क्या होता है? सूर्य के रोशनी से सूर्य जब पड़ता है तो ये क्या होता है? चार्ज होने लगता है। इसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। बहुत ईजी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य की ऊर्जा को हम लोग बिजली में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सोलर प्लेट के माध्यम से। अब बताते हैं सोलर सेल क्या है। समझिए, सोलर सेल क्या है? एक प्रकार का सेल होता है। ठीक है ना? देखिए, सोलर सेल क्या है समझिए। वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको सौर सेल कहते हैं। देखो, ये बहुत प्रकार क्या है? ये सोलर प्लेट है। इसमें बहुत छोटा-छोटा सेल लगा हुआ है। देख सकते हो, बहुत छोटा-छोटा इसमें सेल के रूप में लगा हुआ है। सेल मतलब होता है बैटरी का सेल होता है ना, छोटा-छोटा सेल लगा हुआ है। देखो यहाँ पे बताया गया है, सेल लगा हुआ है। यही क्या होता है? जो सूर्य ऊर्जा है उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है। वही करता है कि यहाँ पे वह युक्त जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में कन्वर्ट करता है, विद्युत में रूपांतरित करता है, हमारा सौर सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन इसका सबका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए, नाभिकीय ऊर्जा में तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सब ऊर्जा तो पढ़ लिए, नाभिक द्वारा भी हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। और नाभिक द्वारा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं मेरे दोस्त? याद रखना, नाभिक द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसमें नाभिक को, नाभिक मतलब अणु, परमाणु, आयन हो सकता है केमिस्ट्री की भाषा में, जिसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहला इसमें हम लोग कहते हैं इसमें किसका? यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है ना? यूरेनियम, उसके बाद यहाँ पे प्लूटोनियम तथा थोरियम जैसे भारी धातु को हम लोग क्या करते हैं? उसके विस्फोट करा करके हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को रूप में बदल सकते हैं। देखिए क्या कहता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। लेकिन नाभिकीय विखंडन द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यूरेनियम क्या है? यूरेनियम बहुत अगर यूरेनियम आपको मिल जाए ना, सिर्फ 100 ग्राम, 1 किलो यूरेनियम से आप चाहे तो 50 लाख किलोमीटर आप कुछ चला सकते हैं गाड़ी की। 50 लाख किलोमीटर आराम से, 250 अगर मिल जाए, चाहे 1 किलो मिल जाए तो। इतना उसमें पावर है, लेकिन उसकी मात्रा हमारे यहाँ बहुत कम है, इसलिए उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। पृथ्वी पे उसकी मात्रा बहुत कम है। अगर उसका उपयोग करने लगे पेट्रोल की जगह गाड़ियों में, तो गाड़ी तो चलेगी, लेकिन कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। और नाभिकीय विखंडन में क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम को क्या करते हैं हम लोग? थोरियम जैसे भारी धातु या भारी परमाणु, क्योंकि भारी धातु भारी परमाणु है, भारी परमाणु को क्या करते हैं? निम्न ऊर्जा आप न्यूट्रॉन तथा बम वार्षित होते हैं। इसको क्या करते हैं? विखंडित करते, तोड़ते हैं, विखंडित करके ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रॉन तथा बम वार्षिक होते हैं, तो वे क्या करते हैं? हम लोग हल्के नाभिक में टूट सकते हैं।
और जब हल्के नाभिक में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया में विशाल ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब टूटते हैं जैसे बम बम बनता है ना, परमाणु बम बनता है तो यूरेनियम का ही उपयोग होता है। इससे बम बनाया जाता है, बम। क्योंकि जब ये विस्फोट होता है ना, उसमें नाभिकीय विखंडन ही काम करता है। जब इसको फेंकते हैं तो क्या होता है, बहुत एकदम बड़ा ब्लास्ट होता है और इतना ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, इतना एनर्जी उत्पन्न होता है ना, इतना एनर्जी उत्पन्न होता है कि वहां के पूरा लोग को झुलसा कर रख देता है, ना एकदम जला पूरा देता है पूरा एकदम। बम में ही होता है ना। तो क्या करता है, हल्के नाभिक में टूटता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं हम लोग, विद्युत में बदल देते हैं। यह इस प्रकार से आप डिफिनेशन लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन आपसे सामने पूछता क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। देखिए, ऊर्जा का ऐसा स्रोत, सीधा समझ लीजिए, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। मैंने जस्ट बताया कि वैसा स्रोत न किसी दिन समाप्त हो जाएगी, किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगी, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल। कोयला, पेट्रोल सदा के लिए नहीं है, वह देखना 2050 तक खत्म हो जाएंगे। आंकड़े के मुताबिक बता रहे हैं, आंकड़े तक 2050 या 2070 तक कोयला, पेट्रोल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जीवाश्म द्वारा बनते हैं और ये करोड़ों वर्ष में बनते हैं। अपना सा बना नहीं सकते कोयले को, पेट्रोल को। आप बोलोगे कोयला का हम लकड़ी जला कर बना देंगे, भैया वो कोयला नहीं, वो तो वैसी कोयला बना देते हैं छोटा छोटा। वह कोयला इस कोयला में बहुत फर्क होता है, ठीक है, याद रखना। और पेट्रोल डीजल भी बनते हैं और एलपीजी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को क्या निर्भर रहना है, इसलिए सोलर पर काम किया जा रहा है, सोलर प्लेट पर काम की जा रही है कि सौर ऊर्जा क्या है या पवन ऊर्जा क्या है। ये सब हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी नहीं खत्म होने वाले। तो वैसा ऊर्जा स्रोत जो किसी न किसी दिन क्या समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि, ठीक है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और इस चैप्टर के बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स का खत्म, भौतिकी जो क्लास 10th का है खत्म हो जाएगा और पूरा नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है ना। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है मेरे दोस्त, ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जो हमारे हमारे द्वारा उत्पन्न किए जा सके, हमारे द्वारा उत्पन्न किए जा सके, या प्राकृतिक द्वारा यहाँ पे लगातार उत्पन्न किए जा सके। जैसे सूर्य है, हवा है, ठीक है, पवन है, हवा है, बहता हुआ पानी। ये सब क्या है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जैसे देखो सौर सेल है, यहाँ पे सौर सेल है, यह पानी है, ठीक है। इस प्रकार से चक्की, पवन चक्की है, ये कभी नहीं खत्म हो सकते। ये हमारा पेड़ पौधा है, ये कभी नहीं खत्म हो सकता है मेरे दोस्त। ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। वैसा ऊर्जा स्रोत जो एक बार उपयोग करके पुनः उसको उपयोग कर सकते हैं। पानी के बताइए, पानी द्वारा यहाँ पे उपयोग कर ले रहे हैं, फिर पनिया आगे बह के जाएगा, फिर आगे बांध घेर देंगे, फिर यहाँ से बहाएंगे तो यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं। पनिया खत्म थोड़ी हो जाएगा। और बताओ, सौर ऊर्जा है, यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम लगा देंगे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हवा बह रहा है, यहाँ पे एगो पंखा लगा दिए बड़का चुके, ठीक है, हम यहाँ पे पंखा लगा दिए, देखो यहाँ पंखा लगा दिए, ठीक है, पंखा लगा दिए और यहाँ पे आर्मेचर लगा दिए। यहाँ से हवा बह के जाएगा, 1 किलोमीटर बाद में पंखा फिर नहीं लगा सकते, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा, हुआ कभी नहीं खत्म होगा। यानी उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं, तो उससे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, यहाँ तक 10th का फिजिक्स भी, भौतिकी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 5, ऊर्जा का स्रोत। अगला हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बायोलॉजी, उस प्रकार से धीरे धीरे सभी को खत्म करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।